हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पीसीएस। अब हमारा कुछ लास्ट फेज बचा है इकोनॉमिक्स का। हम इसमें कुछ ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करने वाले हैं। सिर्फ जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि सीबी सचदेवा में नहीं थी, हम सिर्फ उनको देखेंगे। बिकॉज यहाँ पर जो चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल अदर कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम जो कि आपको दिख रहा है, फिर थ्री मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम लाइक प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, ये सारी चीज़ें जो ऑलरेडी हम सीवी सचदेवा में काफ़ी गहराई से कर चुके हैं, इनको हम बार बार यहाँ पर नहीं देखने वाले। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट बिकॉज अच्छी चीज़ नहीं होती है। लेकिन इकोनॉमिक्स की अब जो कुछ लास्ट फेज बचा है इस चैप्टर में नेशनल इनकम में, उसमें इस इकोनॉमी की क्लास में हम लोग ये जो शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी हैं, एक तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखेंगे। इसके अलावा वेरियस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम को हम बहुत अच्छे से देखेंगे। और लास्ट जो फेज होगा इस चैप्टर का, उसमें हम क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग चार्ट्स को देखेंगे, इन ग्राफ्स को समझने के लिए, उनसे हिंट लेने के लिए, उनकी रेफरेंस पता लगाने के लिए। तो इकोनॉमी के इस चैप्टर के लास्ट फेज में आपको ट्रेडिंग चार्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको और वो आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों करूंगा मैं। अदर वेरिएंट्स ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल इनकम की। पर्सनल इनकम एक टोटलिटी होता है, एक एग्रीगेट होता है। इट इज अ सम ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम बताओ जरा मुझे सब लोग, क्या होता है? शैली, ठकुराइन, सब लोग बताओ जरा क्या है फैक्टर इनकम। अब तो बता दो उसको, करोड़ों बार डिस्कस कर लिया हमने। हाई लैंड लेबर होता है। हाँ, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इतना रिवाइज करवाने के बाद भी मेरा खून खोलाओगे ना, तो मैं वेलकम का ना उदय शेट्टी बन जाऊंगा और मैं अंकिता को छोड़ूंगा और अंकिता बनेगी बल्लू। वो इंट्रोडक्शन देगी मैं, और फिर मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी की बहुत बड़ी खिलाड़ी हुआ करती थी। एक दिन दीपांग जी को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया, मेरी हॉकी स्टिक से मेरी चार टांग के चार टुकड़े कर दिए। दिल के लेकिन बहुत अच्छे हैं, अस्पताल लेकर गए, गले लगाया, प्यार करा, कुछ पैसे दिए और फाउंडेशन कोर्स चला रहे हैं और आईएएस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी खून मत खुलाया करो, उसमें भी गलत बोल रहे हो। लॉन्च कर दूंगा मैं किसी ना किसी को, अंकिता को। अंकिता, मैं भी बोलूंगा अंकिता बता बता बता, जब मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है। तो इट इज द सम ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स इंक्लूडिंग करेंट ट्रांसफर्स। पर्सनल इनकम एक एग्रीगेट होता है ऑफ अर्नड एंड अर्नड इनकम का, यानी कि यहां पर जो पर्सनल इनकम को देखा जाता है, द इनकम डेट यू एक्चुअली अर्नड, एंड जो आपकी आने वाली होती है, अभी आपके हाथ में नहीं आई है इनकम, उसको भी देखा जाता है। लेकिन हमने सीवी सचदेवा में ज़्यादा बेटर डेफिनेशन देखी थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अगर चाहो तो आपके पास अब दो ऑप्शंस हैं। और नॉर्मल लोगों के पास सिर्फ जो इस बुक से पढ़ेंगे या किसी भी बुक से पढ़ेंगे, उनके पास तो पहली बात है ये जो एक बात बताऊँ, नेशनल इनकम का चैप्टर यूपीएससी के जितने मटेरियल अवेलेबल है इकोनॉमिक्स के ऑल ओवर इंडिया, वो सबसे बेस्ट अभी ये चल रहा है। लेकिन अब लोगों को इतनी आसानी से समझ आने नहीं वाला। तो सीवी सचदेवा करने के बाद अब ये चीज़ आपके लिए एक बकवास चीज़ हो गई है, मतलब काइंड ऑफ, और जो कि अच्छी बात है। तो पर्सनल इनकम का कुछ फॉर्मूला यहां पर हमें दे रखा है। नेशनल इनकम में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को माइनस करो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को माइनस करो, यानी कि वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट अभी तक नहीं हुई है उसको निकालो। नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड्स, उसमें से कॉर्पोरेट टैक्स को माइनस करो, प्लस करना है हमें ट्रांसफर पेमेंट्स को। ट्रांसफर पेमेंट हमने पढ़ा था लाइक वन साइडेड जो पेमेंट होती है, जिसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होते, जो कि हाउस होल्ड्स की तरफ मूव करते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट्स एंड फॉर्म। ये सारी चीज़ें ट्रांसफर पेमेंट्स जो दी जाती हैं सरकार के द्वारा। ट्रांसफर पेमेंट जैसे क्या, ओल्ड एज पेंशन को मैं ट्रांसफर पेमेंट कह सकता हूँ, गिफ्ट्स को कह सकता हूँ, ये चीज़ है। बताओ, ओल्ड एज पेंशन को कह सकता हूँ? ओल्ड एज पेंशन को ट्रांसफर पेमेंट कह सकता हूं मैं? पेंशन नहीं होता यार, जवानी में उसने यार इतना रगड़ा, अपनी तशरीफ रगड़वाई है, तुम यार कह रहे हो यार वो करके। अंकिता लॉन्च हो जाओ, बताओ जरा इन लोगों को जब मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है। हो जाओ लॉन्च आज, मैं ऑन रिकॉर्ड ये वाली बात कह रहा हूँ। मेरा चैनल, मेरा गोल, मैं जैसे मर्जी बातें करूँ इसके अंदर, मेरी मर्जी। जिसको समझ में आई ये बुक तो आए, वरना कोई बात नहीं, मैं वेलकम का सीन बना देना मैंने यहाँ पर आज। पर्सनल इनकम, नेशनल इनकम
माइनस ये मतलब एक बात याद रखना, ये दोनों चीज़ें सेम ही है। वो आपको बोल रहा है कि फॉर्मूले को कभी कभार ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेशंस। अगर हाउस होल्ड्स नहीं है इकोनॉमी के अंदर, कंपनीज की बात हो रही है, तो माइनस कॉर्पोरेशन। उसमें से नेट इंटरेस्ट पेमेंट जो सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस के लिए दी जाते हैं, फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट पे या फिर कुछ वेजेस हो गई, माइनस जो वेजेस लेस डिसबर्समेंट्स, यानी कि जो सैलरीज हैं और जो सैलरी हाथों तक लोगों के पहुंच रही है। अब जैसे वेज एक्रूअल्स लेस डिसबर्समेंट्स का मतलब ये होता है, अब फॉर एग्जांपल आप कहीं काम कर रहे हो, आपको पता है कि 1 तारीख को मेरी सैलरी आती है, लेकिन अभी वो रियलाइज्ड सैलरी नहीं है, अभी वो रियलाइज्ड सैलरी नहीं है, आपके हाथ में अभी आई नहीं है, ये आपको पता है कि 1 तारीख को मिल जानी है आपको। तो आप बहुत सारे काम अपने रोक कर मन में भी और दूसरों को भी बोल देते हो, मेरी सैलरी आ जान दो, उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं तुम तक ये पैसे या ये वाला सामान मैं तुम तक पहुंचवा पाऊंगा कि नहीं पहुंचवा पाऊंगा। प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स, प्लस पर्सनल इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम। ठीक है, छोड़ दो उसको, कोई किसी काम का नहीं है हमारे लिए काम का समझने वाला थोड़ा बहुत ये है टेबल, पर्सनल इनकम और नेशनल इनकम में फर्क क्या होता है। पर्सनल इनकम एक वो इनकम होती है विच इज रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करा होता है, उसके लिए मिलती है। तो ये एक रेसिप्ट ऑफ इनकम का कंसेप्ट होता है। रेसिप्ट ऑफ इनकम मतलब इनकम मुझे मिली है, अब मिली है तो मैंने कुछ दिया भी होगा किसी को, तो इकोनॉमी में मैंने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे हैं, वो सर्विस मैंने दी है, उसके लिए मुझे मिली है ये चीज, या तो मैंने गुड बनाया या कोई सर्विस क्रिएट करी है। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम इज द इनकम जनरेटेड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सेम ही चीज है, ठीक है। लेकिन यहां पर कीवर्ड ये है कि इट इज, यहां पर बात होती है जनरेशन की और यहां पर बात होती है रिसीविंग की। अब ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता, अपना दिमाग बहुत ज्यादा मत चलाना, हम इस चैप्टर के अंत पे ही हैं। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये जो चीजें लिखी हुई है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात। आप कहोगे यार सर रिसीविंग जनरेशन तो बिल्कुल सेम ही होता है, इसका तो कोई मीनिंग भी मुझे कुछ अलग नहीं लग रहा। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। ये जो टेबल है और जो ऊपर वाली चीज समझने में आपको दिक्कत हुई होगी ना यार, ये क्या है, जो कोर इकोनॉमी होती है ना, जैसे वर्क करती है, जैसे प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे जो वर्क करती है कोर इकोनॉमी, तो ये इसका सिर्फ और सिर्फ एक थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन दे रखी है आपको, थ्योरी की फॉर्म में। तो इसलिए आप जो अपनी जगह जो तिगड़म लगाओगे ना दिमाग में, जो कंसेप्ट आपने बैठा रखे हैं अभी तक, वो आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, उससे बिल्कुल मत डगमगाना। ये सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरेटिकल बात यहां पर लिख रखी है और कुछ भी नहीं है। नेशनल इनकम में हम लोग इनकम को जनरेट करते हैं, और जनरेट कैसे करते हैं अगर मैं थोड़ा सा इसका आपको ये बता दूं। देखो, यहां पर एक पर्सन को बोला जाता है कि तुम इतने इतने गुड और इतनी इतनी सर्विस प्रोड्यूस करना, तो तुम्हें इतने इतने पैसे मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे ट्रू आईएएस पे मैंने फॉर एग्जाम्पल ठकुराइन से मैंने बोला कि विजन आईएएस की करंट अफेयर मैगजीन तुम पढ़ा दो, एक लेक्चर के 1,000 रुपए दूंगा मैं तुम्हें पढ़ाने के। एक कोई भी पार्ट बनाना, तुम एक 30 मिनट्स की वीडियो बनाना, मैं तुम्हें 1,000 रुपए दूंगा। अब मैं उसको बोल रहा हूं कि तुम इतने इतने पार्ट्स बनाओ, 20 पार्ट मैक्सिमम बनाना, और 20,000 रुपए मुझसे मंथली के ले जाना। ठीक है, ये उसकी हो गई पर्सनल इनकम, जो कि उसने रिसीव करी। मैंने उसको पहले ही बता दिया था कि इतनी क्वांटिटी की सर्विस प्रोड्यूस होनी है। मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, सर्विस कभी क्वांटिटी भी नहीं होती, लेकिन समझने की कोशिश करो, बस एक समझाने का तरीका बोल रहा हूं। नेशनल इनकम में क्या होता है, हम लोग ना इनकम को जनरेट करने पे फोकस ऐसे करते हैं कि बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से, याद है मैंने एक बताया था, हम एक चीज देखते हैं कि पिछले ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर और फ्यूचर ईयर में गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होने का मतलब होता है इकोनॉमी के अंदर वो साइकिल की रोटेशन, और साइकिल की रोटेशन का मतलब ये कि गुड्स एंड सर्विसेज की साइकिल का रोटेशन, इसका मतलब इनकम की रोटेशन। अल्टीमेटली बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा इनकम क्रिएट हो रही है, और इससे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या कम होगी। और हम लोग एक इकोनॉमी में एक आइडियल सिचुएशन नहीं मानते हैं। जब भी हम नेशनल इनकम का चैप्टर जब से हमने शुरुआत करा है, हमारे जीवन में जब से आया है, हमने एक चीज कॉमन नहीं देखी है नेशनल इनकम के चैप्टर में, कि इकोनॉमी के सभी रिसोर्सेज फुल एम्प्लॉयमेंट की पोटेंशियल पर होने चाहिए, कोई भी बेकार ना पड़ा हो। तो एक बात बताओ, कोई भी बेकार ना पड़ा हो, तो हर चीज से मैं पैसा बनाने का सोच रहा हूं कि नहीं सोच रहा हूं, जनरेट करने का। यही चीज है जनरेशन ऑफ इनकम। अब समझ में आए वाली चीज थ्योरेटिकल? बताओ, अब तो नहीं होगी कंफ्यूज कभी? जल्दी बोलो। अबे गूंगो बोलो,
हाँ कि ना? समझ में आ गया ना? आगे बढ़े। मजा आता है लाइव यूट्यूब पे अपनी बेइज्जती करवाने का। पर्सनल इनकम इंक्लूड्स बोथ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर एसेट्स। यहां पर फैक्टर इनकम भी आती है और ट्रांसफर इनकम भी आती है। वही ये आपका जो ट्रांसफर एसेट्स हैं, दिस ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर रिसिप्ट्स और पेमेंट्स दे आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द नेशनल इनकम, उसमें से वो माइनस हो जाते हैं। इंटरेस्ट जो होता है नेशनल डेट के ऊपर वो इंक्लूड होता है पर्सनल इनकम में, और जो इंटरेस्ट होता है, जो ब्याज होता है नेशनल डेट के ऊपर, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम, क्योंकि वो तो जाता है ना, वो कंट्रीब्यूट थोड़ी ना हो रहा है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो होते हैं कंपनीज के और कॉर्पोरेट टैक्सेस वगैरह, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द पर्सनल इनकम, क्योंकि वो अभी जब कंपनी वगैरह, कंपनी के मालिक वगैरह सब स्टाफ में सैलरी वगैरह वो सारी चीज़ जब वो बांटेंगे, उसके बाद जो बचेगा वो उनकी पर्सनल इनकम होगी ना। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस ये नेशनल इनकम का पार्ट होते हैं। इसलिए होते हैं इनकम का पार्ट। आपको लग रहा होगा ये क्यों? देखो, एक तो वर्ड यहाँ पर आ गया टैक्सेस, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब चलो जब वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे भी तब भी हमें एक श्योरिटी तो है, घूमेंगे तो इसी देश में वो पैसा, इस देश में ही तो घूमेगा वो पैसा। ये चीज है भाई। आपके घर परिवार में फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक परिवार की तरह है, ठीक है। अब अंकिता अर्न कर रही है 50 लाख रुपए, मैं अर्न कर रहा हूं 5 लाख रुपए, मयूर अर्न कर रहा है 15 लाख रुपए, ठगरायन अर्न कर रही है 1 लाख रुपए। अब अंकिता भले ही से ज्यादा अर्न कर रही है, लेकिन एक ये चीज तो है कि परिवार में ही तो घूम रहा है वो पैसा, वो लगेगा तो घर में ही उससे चीजें आएंगी, गाड़ी आएंगी, घर की मरम्मत होगी, तो ये चीज श्योरिटी है कि वो घूम घर में ही रहे, ये चीज है। उसके बाद पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, मैंने आपको ये चीज सीबी सर्वे में बताई थी। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब ये होता है जिसको पर्सन ना एक प्रकार से खर्च करने का सोचे। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ये एक इनकम होती है जो इंडिविजुअल के साथ मतलब डेट रिमेन्स विद द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड्स, कब उनके पास जो बचती है, कब जब सारे डायरेक्ट टैक्सेस उसमें से, उसकी इनकम में से डिडक्ट कर दिए जाते हैं जो उस इंडिविजुअल को देने होते हैं अगेंस्ट देयर इनकम, यानी कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स सरकार को। उसके बाद जो उसकी जेब में बचता है सारे खर्चे निकालने के बाद, जिसको वो खर्च कर सकता है गुड्स को प्राप्त करने के लिए या सर्विसेज को प्राप्त करने के लिए। बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, ट्यूशन की फीस भरनी है, घर का बिजली का बिल भरना है, राशन लाना है, ठीक है, अपनी हॉट सी वाइफ के लिए कुछ जो उसकी फरमाइशें हैं वो पूरी करनी है, ठीक है, ताकि वो बहुत प्यार करे अच्छे वाला। तो ये सब चीज़ें तभी हो सकती हैं जब पहले एक बारी बंदा अपना खर्चा निकाल ले। और बंदी भी हो सकती है कि उसका जो बंदा वो घर पे बैठा रहता है, बंदी कमा रही हो, बंदी आई है, सो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम, उसमें से डायरेक्ट टैक्सेस निकाल दो प्लस मिसलेनियस फीस एंड फाइन्स जो कि हाउस होल्ड को पे करने पड़ते हैं। ये मिसलेनियस फीस एंड फाइन्स का मतलब यार ये होता है कि सरकारी कामकाज या और भी कामकाज में जो चीज़ें जो आपको भरनी पड़ती हैं, जो कि फिक्स होती हैं कि भैया इतना पैसा लगेगा ही लगेगा, ये चीज़ है वो चीज़ है, सारे टैक्सेस वगैरह जो आपको देने पड़ते हैं, या कोई भी जो आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाने जा रहे हो, तो 150 रुपये उसकी जो फीस है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट की जो 1000 रुपये फीस है, तो वो आपको देनी ही पड़ेगी। अब आप ये नहीं कह सकते कि गाड़ी मेरी है, पेट्रोल मैं भरवा रहा हूँ, चला मैं रहा हूँ, हेलमेट मेरा, सब कुछ मेरा, उसके बाद भी मैं अपना लाइसेंस बनवाने के लिए 1000 रुपये क्यों दूँ? डैट इज़ अ फीस एंड फाइन्स, और वो आपकी जो इनकम है उसमें से ही जाएगा वो पैसा, ये चीज़ है। और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ना, जितनी ज़्यादा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है देश में अलग अलग इंडिविजुअल्स की, और इसको अगर टोटलिटी में देखा जाए और एक एवरेज निकाला जाए, तो हमें यह पता लगता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री में, एक पर्टिकुलर राज्य में, एक पर्टिकुलर गली मोहल्ले में, एक रीजन में, वैसे इतने माइक्रो लेवल पे नहीं जाती है इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम इतने माइक्रो लेवल पे कैलकुलेट नहीं करी जाती गली मोहल्ले में, लेकिन एक तरीके का आंकड़ा अगर देख लो, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कुछ जो रीजन्स हैं वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, तो ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ना हमें लोगों की परचेजिंग पावर के बारे में एक अच्छा खासा आइडिया देने का काम करता है ये कंसेप्ट, बस। उसके बाद नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एक वो इनकम होती है जो कि हर सोर्सेज से आती है, ठीक है, चाहे वो अर्नड इनकम हो या फिर ट्रांसफर पेमेंट्स हो जो कि बाहर से किसी ने भेजे। याद है वो मेरी बंदी दुबई वाली, यही सब चीजें।
तो दे आर अवेलेबल टू द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया फॉर देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और फॉर सेविंग्स ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था सीवी सस्देमा में। या तो जो हाउस होल्ड होते हैं या तो वो खर्चा करेंगे या तो वो बचाएंगे। और सेविंग्स के कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रिफ्टीनेस। याद है? याद है थ्रिफ्टीनेस, सेव करना, कंजूसी करना, बचाना। और बचाना हमेशा अच्छा नहीं होता है ना, ये चीज है। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? ये यही चीज होती है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू NNP/FC, यानी कि नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम में आप इंडायरेक्ट टैक्सेस प्लस कर दो, प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि जो करंट, मतलब आपको कोई भी चीज मतलब आई है बाहर से, गिफ्ट की फॉर्म में या कोई इनकम की फॉर्म में या कोई रिसिप्ट की फॉर्म में, चाहे वो यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट्स क्यों ना हो, आपको कुछ मिला है तो वो आपके ऐड होगा। और ये क्योंकि देश के लेवल पे देखा जाता है इसलिए इसको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ना कह के, अब सरकार के पास कुछ जाएगा तो घर घर जाकर करोड़ करोड़ रुपए थोड़ी ना बांट देगी सरकार किसी को लकी ड्रॉ में नाम निकाल कर। ये देश के पास संपत्ति इकट्ठी होती है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। इसलिए आप खुद सोचो ना। और आप कहोगे देश के पास कैसे, इंडिविजुअल्स के पास आती है एक एक करके, तो हाँ वो इंडिविजुअल्स भी तो देश का पार्ट है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं जो आपका दिमाग खोल देगा। रेमिटेंसेस। भाई कोई भी रेमिटेंसेस ना मोदी जी के खाते में या फिर द्रौपदी मुर्मू के खाते में नहीं भेजता। कोई सऊदी अरेबिया या USA वगैरह, इंडोनेशिया वगैरह रह रहा होता है तो वो इनके खाते में पैसे नहीं भेजता है, वो अपने परिवार वालों को पैसे भेजता है जो कि हिंदुस्तान में रह रहे हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान में परिवार रह रहा है वो खर्चा तो इसी देश में करेगा ना, वो पैसा घूमेगा तो इसी देश में। जो फॉरेक्स आएगा, जो फॉरेन एक्सचेंज आएगा, वो होगा तो इसी का पार्ट। कोई मामा आए, किसी के कुछ आए, आपको डॉलर देकर गए, 100 के 10 नोट देकर वो आपको चले गए। सबसे पहले आप उनके जाने के बाद नमस्ते, हाँ बाय बाय, फिर आना, वो आना, फलाना डिकमा करके आपको कि भागे यहाँ से। उसके बाद आप सबसे पहले अपने किसी वेस्टर्न यूनियन की ब्रांच में ही तो जाओगे उसको करवाने के। मेरे पास भैया ये $10, ये 10 नोट हैं $100 के, जल्दी बता दो मुझे जरा ये इंडियन करेंसी में कितने होते हैं, फटाफट निकाल के दे दो मुझे जरा। और फिर तो आपसे वो कुछ भी बोल देंगे, आपके पास बैंक अकाउंट है, UPI है, वो कहेंगे जो नहीं भी है मैं सब खुलवा लूंगा, आप मुझे बताओ, जल्दी बताओ कि मिलेंगे कैसे ये, और आप ये रख लो 10 नोट, ये रख लो। ये चीज़ है क्योंकि हमें पता है। अब ये आप खुश हो रहे हो उससे, लेकिन सरकार पता है कैसे खुश होती है, देश पता है कैसे, ये जो इकोनॉमिक तरक्की होती है देखकर कैसे सरकार खुश होती है कि आपके पास भले वो पैसा है लेकिन वो घूमेगा तो इसी देश में ना। ये चीज़ है। तो कभी किसी का डॉलर देखो तो मार लेना उसे, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, GNDI, it measures the income available to the total economy for final consumption and gross saving, यानी कि टोटल तरीके से जो सेविंग है और टोटल तरीके से आपका जो फाइनल कंजम्पशन है, अगर आप उसको देखो एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में टोटल इकोनॉमी में कि ऐसा कितना पैसा आया है ग्रॉस लेवल पे, नॉट नेट लेवल पर, ठीक है। ये चीज याद रखना, नाम ही यही है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ये चीज है। ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट प्लस करंट ट्रांसफर जो कि रिसीव करे जाते हैं बाय रेसिडेंट यूनिट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो मैंने बोला ना, एक एक बंदे के पास घर में बाहर से पैसा आया, किसी के पापा ने उसको भेजा, वो सऊदी अरेबिया में, गल्फ कंट्रीज में कहीं काम कर रहे हैं, USA में कोई, आप सुंदर पिचई की फैमिली से हो या कुछ भी हो, आप कोई भी आपको पैसे भेज रहा है। अब उनके हिसाब से वो आपको ₹100 का नोट भेज रहे हैं, उनके हिसाब से जो बाहर काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल कोई अमेरिका में काम कर रहा है, उसने तो आपको ₹100 के हिसाब से $100 भेज दिए, लेकिन $100 लगभग 8,000 साढ़े 8,000 रुपए 7800 के आसपास चल रहा होता है। आपके तो मजे हो गए, ठीक है। और आप तो जानते ही हो कि 8,000 रुपए की 24,000 कैसे करे जाते हैं, थ्रू ट्रेडिंग। करंट ट्रांसफर्स जो होते हैं दे आर पेबल टू द नॉन रेसिडेंट्स यूनिट्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उनको माइनस कर जाता है। यानी कि डिफरेंस यहाँ पर वही है, जो बाहर हमें बेचने, अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ आते ही जाएगा आते ही जाएगा, यहाँ से भी तो लोग बाहर बेचते हैं। जो आता है उसको तो ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखो छुप गया निशान, यहाँ पर ऐड है और यहाँ पर माइनस है, इसको माइनस कर दिया जाएगा बस। नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, मैंने बोला ना, देखो ऊपर वाली बात मैंने इसलिए बोल दी थी, ग्रॉस है। नेट क्या होता है? यहां पर आप डेप्रिसिएशन को बस माइनस कर दो ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम से, यानी कि इकोनॉमी में एक साल में मरम्मत करवाने में कहां कहां पैसा लगा है, चाहे वो सरकार का हो चाहे इंडिविजुअल यूनिट्स को, खर्चा कहां कहां हुआ है, तो वो चीज होती है नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब डिफरेंस क्या है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में?
ये पूरे देश के लिए होती है, ये इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स के लिए होती है। इट इज अ सम टोटल ऑफ, अब ये देख रहे हो कितना बड़ा ब्लंडर है ये, कोई सोचते ही रह जाए कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऐसे तो लिखा ही नहीं जाता ये। NNP एट FC, ये नेशनल इनकम होता है ये, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू नेशनल इनकम। लेकिन ब्लेंडर देख रहे हो कितना बड़ा हुआ है इस बुक में, इसलिए मैं कहता हूँ सरकारी अफसर बनो, IAS लेवल पे गए, जो मर्जी बुक के एडिशन छाप कर जो मर्जी प्रिंट कर दो, जनता पढ़ेगी। इट इज द सम टोटल ऑफ NNP एट FC, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो इनकम होती है ये इंडिविजुअल के पास होती है आफ्टर वो अपने पर्सनल टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स को डिडक्ट करते हैं, और उसके बाद जो फाइनली महीने के एंड में जो बच रहा है जेब में जो उनकी आ रहा है वो उनकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ओके, ये चीज़ आपको बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है। ये NCERT माइक्रोइकोनॉमिक्स से भले ये कह रहा है कि इन्होंने लिया है, लेकिन ये कौन सी चीज़ कहाँ से क्या निकलती है, ये फुल फॉर्म क्या आप बताओ कि आपको किसी भी UP या फिर MP के एग्जाम में आ जाएगा कि ये इकोनॉमी के अंदर CT क्या होता है। ये तो वही वाली बात हो गई जैसे ठकुराइन नहीं बोलती मुझसे, सर मैं अभी भी ना HP से जा रही हूँ कहीं, अब मुझसे पूछो कि ठकुराइन HP क्या है, सर हिमाचल प्रदेश, फिर मुझे जो उस पर प्यार आता है उसकी कोई हद नहीं होती। और ये है वो ठकुराइन ईशा ठाकुर। अब आप सब ध्यान से सुनो एक बार, आपने कभी भी जब UPSC का प्रीलिम्स दिया हो तो उससे पहले आप हमेशा विजन IAS की PT 365 विजन की बजट समरी या विजन का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते ज़रूर होगे, चाहे भले एक झलक मार लो या कहीं पर भी। उसमें आप हमेशा ये टर्म देखते होगे कि स्टार मार्क करके एस्टेरिक एस्टेरिक लगकर ऐसा करके पेज के एंड में या कहीं पर भी ब्रैकेट के बाद ये 3 टर्म्स आपको देखने को मिलती हैं। और ये ना किसी के पल्ले पड़ता नहीं है कि ये एडवांस एस्टीमेट, प्रोविजनल एस्टीमेट और ये रिवाइज एस्टीमेट होता क्या है। गूगल पे भी सर्च मारोगे तो बहुत अच्छे से इनकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल नहीं पाती हमें। लेकिन अब ये चीज़ है कि इसलिए हमने इस पर टाइम लगाया, वरना तो हम ऊपर ऊपर से कह देते कि सीबी सचदेवा में हो गया काटो काटो से। अब ये चीज़ है, ये वो जगह है जहां हमें वेट करना चाहिए और हमें इसको एक बार पढ़ना चाहिए। अब जो 2023 या 24 में कोई भी UPSC का आप में से एग्जाम देगा या फ्यूचर में कोई भी एग्जाम देगा, आज के बाद आप जिंदगी में कभी भी बजट इकोनॉमिक सर्वे ये कुछ भी पढ़ोगे, और PT 365 में से ऑब्वियसली बात है जो ये AE PE और RE जो या QE लिखा रहता है ये होता वहीं से है। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे में अब जो ये टर्म्स होंगी AE और PE, अब ये चीज यूज नहीं होती है RE और QE, तो ये अब आपको समझ में आ जाएगी। तो पहले बात करते हैं है क्या, ये एब्रीविएशंस होती क्या है। तो आपसे वो खुद भी बोल रहे हैं नितिन सिंघानिया कि जब आप इकोनॉमिक सर्वे फ्रीक्वेंटली पढ़ते होगे तो रीडर्स में कम अक्रॉस दीज टर्म्स। सबसे पहले बात करते हैं एडवांस एस्टीमेट की, बड़ी सिंपल तरीके से ओपन दिमाग से समझना, सब कुछ आपको समझ में आएगा। दिस इज द फर्स्ट एस्टीमेट ऑफ GDP और नेशनल इनकम जो कि NSO रिलीज करता है अराउंड 2 months बिफोर द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है हमारा, कब खत्म होता है, 31 मार्च को। लगभग 2 महीने पहले, तो अगर मैं पहले चले जाऊं 31 फरवरी, और चले जाऊं पहले 31 जनवरी, अब वो अराउंड बोल रहा है ना। अब सरकारी काम में तो अब हमारे देश में तो कोई ऐसा तो होता नहीं है कि 2 महीने का मतलब वो करके, तो यहाँ पर हमारे देश में बहुत अच्छी चीज चलती है, चाहे बच्चों को स्कूल में मैथ्स पढ़ाओ चाहे कुछ भी पढ़ाओ, वो एक राउंड फिगर करके लिख दिया जाता है कि अराउंड इतना इतना इसके आसपास। तो ये रिलीज डेट चलती है हमारे देश में 7 जनवरी, ना तेरा ना मेरा, बीच में। फिर एक टर्म होती है प्रोविजनल एस्टीमेट। एक बात याद रखना, मैं ऊपर एक चीज बताना भूल गया, सॉरी। एडवांस एस्टीमेट में ये ना एक ऐसा पहला एस्टीमेट होता है GDP और नेशनल इनकम का
जब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता ना, उससे 2 महीने पहले होता है ये बिफोर टर्म को मैं फोकस करना, हाईलाइट करना भूल गया। 2 महीने पहले फाइनेंशियल कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 महीने पहले ये चीज रिलीज करी जाती है, एक आंकड़ा जीडीपी का, नेशनल इनकम का एस्टिमेशन लगाया जाता है। यानी कि इट इज जस्ट लाइक कि पर्सन का प्रीलिम्स हो गया, उसका मेंस हो गया, अब लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ इंटरव्यू तक पहुंच गए तो अब तो हो ही जाएगा, कोई ना कोई सर्विस तो मिल ही जाएगी। ये जो ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है ना, ये चीज है। अब 31 मार्च को खत्म होता है, हमारे देश में ये तो चलता है कि पहले से खुश हो जाते हैं लोग बैठ बैठ के। एडवांस एस्टीमेट साल 2020 में बहुत अच्छा करा गया कि ऐसा चलेगा वैसा चलेगा, जीडीपी इतनी निकल कर आएगी पक्का देख लेना, और मार्च में आ गया कोविड। और उस टाइम पर बजट निकालना सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्वक टास्क था करंट गवर्नमेंट के लिए। हम पढ़ेंगे इसको, कोविड का थोड़ा बहुत जिक्र है इस चैप्टर के अंदर। शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी जो थी ना, जो हम ट्रेडिंग को इंक्लूड करेंगे यहाँ पर, वो हमें कोविड की वजह से ही करना पड़ेगा। पूरा पहले एक चिट्ठा दे रखा है कोविड का, उसके बाद हम पढ़ेंगे उसको कि हम ट्रेडिंग के चार्ट्स को क्यों देखेंगे उन इकोनॉमिक रिकवरीज की शेप के लिए। वो तो मेरा एक समझाने का तरीका है, लेकिन आपको समझ में आएगा, अभी वेट करो। प्रोविजनल एस्टिमेट्स, पीई, ये जो एस्टिमेट होता है जीडीपी का, नेशनल इनकम का, इसको रिलीज करा जाता है एनएसओ के द्वारा जब फाइनेंशियल ईयर पूरा कंप्लीट हो जाता है ना, उसके 2 महीने बाद कि अब पूरे साल जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, जैसे शुरू तो हो गया, कंप्लीट हो गया, अब नया लग गया फाइनेंशियल ईयर, तो ये बोला जाता है कि अब ये पूरा साल कैसा रहेगा 2 महीने की परफॉर्मेंस को देखते हुए। जैसे 1 फरवरी को बजट आया, ठीक है, 1 मार्च, ये फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल निकल गया, अप्रैल से मई आ गया, तो 31 मई तक लगभग आसपास यहां पर इसकी ये डेट रिलीज करी जाती है, कंपाइल कर दिया जाता है पूरा। प्रोविजनल एस्टिमेट को पहले हम लोग रिवाइज एस्टिमेट्स बोलते थे। अब पुराने 2018-17 के, इनके और भी पहले के, या फिर अभी आप कुछ बुक्स वगैरह ये सब उठाओगे और बजट और ये इकोनॉमिक सर्वे वगैरह उठाओगे तो आपको आर ई देखने को मिलेगा वहां पे एस्टेरिक के साथ। एस्टेरिक क्या होता है? जब कोई वर्ड के बाद ये ऐसा स्टार, डबल स्टार ऐसे करके वो लगे होते हैं। तो बस आपको याद रखना है, एडवांस मतलब ये जल्दी कर दिया जाता है, प्रोविजनल मतलब पूरा खत्म होने के बाद अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का एक अनुमान लगाया जा रहा है, उसके पूरे फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 2 महीने बाद अब बोला जाता है। अब ये इसका मतलब क्या है? ये जो फाइनेंशियल ईयर बीत चुका है ना, कंप्लीट हो चुका है, उसका पूरा आंकड़ा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का पूरा आंकड़ा, 2 महीने तो लगेंगे ना कम से कम कंपाइल करने में, उससे आता है ये चीज है। और ये चीज फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं होता है, मार्च में जाकर होता है, उससे पहले का अनुमान लगा दिया जाता है कि हाँ अब 2 ही महीने तो रह गए हैं, 10 महीने तक जो इकोनॉमी परफॉर्म करती आई है, 2 महीने में ऐसा क्या ही हो जाएगा, तो कुल मिलाकर ये यहां पर जाएगा, ऐसा बनेगा ये आंकड़ा। ये चीज है, यानी कि जो 10 महीने से फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसा समझ लो, कोई 10 महीने से किसी कंपटीशन की, कोई बॉडी बिल्डिंग की या यूपीएससी की या किसी भी चीज की एक्सपेक्टेड तैयारी कर रहा है। अब उसको पता है कि मेरे वेपन्स इतने स्ट्रांग है ना, इतना बल है ना मेरे अंदर इस चीज को क्लियर करने का, कि ये 2 महीने तो यार मतलब मुझे पता है कि ये हो ही जाना है मेरा सिर्फ इसमें थोड़ा सा बस ये ब्रश अप और पॉलिश वाली चीज चल रही है लास्ट में, बस ये चीज है। अब एक चीज निकलती है फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट। ये 3 निकलते हैं रिवाइज एस्टिमेट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये जो एस्टिमेट होता है अगेन जीडीपी, नेशनल इनकम का ही होता है, इसको एनएसए के द्वारा रिलीज करा जाता है जब एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है ना। अब देखो, प्रोविजनल एस्टिमेट, जिसको पहले रिवाइज एस्टिमेट बोला जाता था, ये हमेशा वही रहेगा कि जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया उसके बाद निकलने वाली चीज होती है। अगर मैं प्रोविजनल एस्टिमेट के आगे, नाम के आगे फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड नहीं लगा रहा हूं तो समझो कि वो 2 महीने वाली बात है, कि इसके 2 महीने बाद पिछले साल का आंकड़ा निकल रहा है। फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट में क्या होता है? दिस एस्टिमेट ऑफ जीडीपी और नेशनल इनकम इज रिलीज बाय एनएसओ 10 months after द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर,
और इसकी रिलीज डेट होती है 31 जनवरी। 10 महीने बाद जो पहले जो पास्ट का जो फाइनेंशियल ईयर बीत चुका है उसका डेटा 10 महीने बाद। फर्स्ट रिवाइज एस्टीमेट को पहले हम लोग क्विक एस्टीमेट बोलते थे, क्यूई। सेकेंड रिवाइज एस्टीमेट देखो, ये जो एस्टीमेट होता है अगेन जीडीपी नेशनल इनकम का, इट इज रिलीज बाय एनएसओ 1 साल 10 महीने बाद आफ्टर द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और इसकी रिलीज डेट होती है 31 जनवरी, जो आने वाला साल होगा उसका। आया नहीं है, निकालना है प्रीवियस साल का। करंट साल में मैं बैठा हुआ हूं और आने वाले साल में निकलेगा अगले साल। अभी मैं इसका पूरा एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है यहाँ पर कि प्रेजेंटली मान लो कि हम इतने इतने साल में बैठे हैं, तो ये सब क्या होगा अभी बताता हूँ। बस वेट करो, 2 मिनट वेट करो। थर्ड रिवाइज एस्टीमेट, ये वो एस्टीमेट होता है जो कि एनएसओ के दौरान निकाला जाता है 2 साल 10 महीने बाद उस फाइनेंशियल ईयर का। और इसकी रिलीज डेट होती है 31 जनवरी आफ्टर 2 सक्सीडिंग ईयर्स। देखते हैं इसको। अब जब थर्ड रिवाइज एस्टीमेट रिलीज कर दिया जाता है ना एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का, तो यह माना जाता है कि अब हमारे पास ना एक मोर और लेस एक स्टेबलाइज डेटा है। अब आप कहोगे यार ये क्यों करा जाता है? यार इकोनॉमी की कैलकुलेशन ना इतनी आसान नहीं होती जितना हम सोचते हैं। 2 महीने वाली जो पिक्चर होती है, आप ऐसा मान लो कि वो क्विक पिक्चर होती है कि कोई पूरे साल नहीं पढ़ रहा है और वो बाजार में जाकर लक्ष्मीकांत के 50 पेजों में तैयारी करें, एंशिएंट हिस्ट्री 10 पन्नों में देख लें, मेडिवल हिस्ट्री माइंड मैप के थ्रू कर लें, और फिर कोई किसी का हो भी जाए प्रीलिम्स तो कोई आपको ये बोले टॉपर कि मैं तो लास्ट के दिनों में ये कर गया था, मेरे तो 75 पेज से प्रीलिम्स निकल गया। या यूट्यूब पे आप कोई चैनल देख रहे हो, शॉर्ट स्ट्रेटजी एंड ट्रिक्स टू क्लियर प्रीलिम्स 100% गारंटीड। ये वो चीज होती है कि जल्दी जल्दी में आपके कुछ प्रिपरेशन नहीं है, फटी फटी आपकी, लेकिन आप 2 महीने में कुछ करना चाहते हो। अब जो प्रॉपर तरीके से बैठा हुआ है, जिसकी एनालिसिस पावर स्ट्रांग है, तो फर्स्ट रिवाइज एस्टीमेट आप ऐसा मान लो ये एक पर्सन का एक पहला अटेम्प्ट है यूपीएससी का। ये ऑलमोस्ट 10 महीने बाद रिलीज करा जाता है डेटा, तो इसमें दम है भाई। इसमें दम है कि 10 महीने की तैयारी की बेसिस पर है ये। सेकेंड रिवाइज एस्टीमेट दूसरा अटेम्प्ट मान लो 1 साल 10 महीने। थर्ड रिवाइज एस्टीमेट तीसरा अटेम्प्ट मान लो 2 साल 10 महीने। सबसे एक्यूरेट किसका होगा? इसका। ज्यादा क्लियर करने की चांसेस इसके हैं इन सब में से। बट देयर आर ऑलवेज सम एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि स्टेट से मिलती रहती है। देखो यही चीज मैंने बताई ना आपको कि इकोनॉमी का डेटा इतना आसानी से नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट तो सोच रही है तो 2 महीने में उसके अंदर निकाल दिया, फिर अलग अलग राज्यों से भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिर वो भी मिलती है। फिर कभी मान लो कि कोई ऐसा बेटा हमारे सामने आ गया कि अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड में जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, वहां पर एक आइलैंड में एक फूल मिला है, हमें किसी एनवायरमेंटलिस्ट से इन्फॉर्मेशन दी, जो 25 साल में एक बार खेलता है और उसकी इंटरनेशनल डिमांड बहुत ज्यादा है कि एक एक फूल 25-25 लाख का बिकेगा। अब आप कहोगे आप ये वाला एग्जांपल ऐसा क्यों दे रहे हो? क्यों भाई? वेस्टर्न घाट में नीला कुरुंजी नहीं खिलता 12 साल में एक बार? अब क्या वो सस्ता बिकेगा बताओ? रुद्राक्ष का जो पेड़ होता है, कितने पेशेंस से उसको ग्रो करा जाता है, और शिव जी के लिए, शिव जी की पूजा में यूज होता है रुद्राक्ष। और गले की जितनी बड़ी से बड़ी समस्या हो, या फिर पेट की जितनी बड़ी समस्या हो, या फिर कुछ भी हो, शारीरिक कोई भी समस्या हो, तो रुद्राक्ष का पानी पियो। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि रात को रुद्राक्ष को कटोरी में रख दो, उसका पानी पियो। और कभी गले चेहरे की समस्या या कोई भी स्किन प्रॉब्लम्स हो या स्टमक डिसीजेज हो, वो ठीक हो जाती हैं। पावरफुल है और साइंटिफिकली है ये चीज़। कई सारे कैंसर पेशेंट का इलाज भी करा जाता है रुद्राक्ष के पानी से। तो और वो भी ऐसा नहीं कि आप कोई भी ऑनलाइन मंगा लिया, अमेजन से रुद्राक्ष मंगवाया मैंने, मैं आज पेट की समस्या दूर करूंगा। असली पेड़ का जो रुद्राक्ष होता है आजकल तो, क्योंकि शंख वगैरह भी हमारे देश में बहुत नकली नकली भी बिकते हैं, असली शंख बजाना इज अ रियल चैलेंज। अमेजन से या फ्लिपकार्ट से तो कोई भी शंख बजा लो, उसके पीछे सीटी लगी होगी, हर हर बजेगा, सब कोई बजेगा। तो देयर आर ऑलवेज सम एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्लोइंग फ्रॉम द स्टेट्स आफ्टर डिस्कशन विद देम के जो आप डेटा दे रहे हो कि हमने भी वही कैलकुलेट करा था,
और आप जो दे रहे हो तो वो ऊपर नीचे अगर कोई एडजस्टमेंट हो रही है तो ये करते करते एडजस्टमेंट करते करते, फॉर एग्जांपल पहली बार पर्सन ने कोई गलती करी, उसको दूसरा अटेम्प्ट देना पड़ा, तीसरे तक होते होते हो ही गया, फॉर एग्जांपल ये चीज़ है। तो फॉर एग्जांपल एज पर द प्रेजेंट शेड्यूल ऑफ एनएसओ, फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट अगर 2021-22 के साल का में देखना है ना, तो वो कब निकलेगा? 7 जनवरी 2022 को निकला। जो प्रोविजनल एस्टिमेट है इसका, वो कब? 31 मई 2022। फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट इसका कब? 31 जनवरी 2023 को निकलेगा। सेकेंड रिवाइज एस्टिमेट कब? 1 साल 10 महीने, 31 जनवरी 2024। और थर्ड रिवाइज एस्टिमेट 2 साल 10 महीने, 31 जनवरी 2025। देख रहे हो इसका डेटा, इस फाइनेंशियल ईयर का डेटा फाइनली जाकर कंपाइल करा गया यहां पर। और इससे अब आपको एक चीज पता लगी, एक चीज पता लगी आपको। मैं इसी पे जाता हूं अगर यहां पर हो तो। क्यों करेंटली बेस ईयर को ऐसा माना जाता है? बहुत सारी चीजें देखकर आज भी ये वाली बात सरकार को सजेशन दिया भी गया, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको, लेकिन अभी तक सरकार ने माना नहीं कि 17-18 को बढ़ा दिया जाए। थोड़ा कनेक्शन बिल्ड हो पा रहा है इससे और इससे, इस वाली बात से? बताओ। आंकड़ा परफेक्ट हो जाता है हमारे पास जितने पुराने टाइम पे हम लोग जाएंगे। हाँ, हर साल के लिए टारगेट अलग बनते थे। जब कोविड आया था तब सरकार की जेब खर्ची बहुत ज़्यादा हुई थी। और उस टाइम पर एक दिक्कत ये थी कि टैक्स वगैरह भरने के लिए लोगों के पास पैसे ही नहीं थे। आमदनी बंद, खर्चा डबल। और जो टारगेट है, जो आप सोच रहे हो कि कमिंग ईयर के लिए हम ये बूस्ट करेंगे वो बूस्ट करेंगे, तो 1 फरवरी को 2020 में सरकार अच्छा खासा बजट लेकर आई थी। लेकिन उस बजट में बहुत सारी चीजें फिर मोल्ड करनी पड़ी थी जब कोविड आ गया था तो। और आप एक बारी बस इकोनॉमी मेरे साथ कंप्लीट करो जनवरी तक, उसके बाद देखो इस बार का जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे आएगा, आपका होगी यार इतना इजी होता था, आज तक कभी समझ में नहीं आया। और वो चीज़ इसलिए समझ में आएगी क्योंकि आपका स्टैटिक जो इकोनॉमी होगा, इकोनॉमी का जो स्टैटिक पोर्शन होगा, किताबी ज्ञान जो होगा, वो आपका स्ट्रांग होगा। फिर करंट अफेयर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा इकोनॉमिक्स के। इस डिस्कशन में फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।